Good morning students, welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, कोरोना से बचाव और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन या लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं ग्रामर का, जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पिछले वीडियो में मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में किया था, फिर भी मैं आपको रिवाइंड करते हुए इस टॉपिक को आगे लेके चल रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? एक वाक्य या अपने कहने की बात के जो हिस्से होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला आता है जिसको क्या बोला जाता है? नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संज्ञा या नाउन क्या होता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम होता है वो संज्ञा कहलाता है। मैं फिर से बता रहा हूं, किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का जो नाम होता है वो संज्ञा कहलाता है। किसी बात को, जैसे हमने लिखा, किसी व्यक्ति, स्थान व वस्तु का नाम संज्ञा कहलाता है। ये तो आपकी हिंदी में परिभाषा हुई। फिर किसी भी व्यक्ति का नाम, राम, मोहन, सोहन, गीता, अनीता, कुछ भी, वो आपका नाउन होगा। स्थान दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मद्रास, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि जो हैं वो नाउन या संज्ञा कहलाएंगे। वस्तु, कोई भी वस्तु, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, कॉपी इत्यादि वस्तु जो है वो संज्ञा कहलाती है। इसी डेफिनेशन को अगर आप इंग्लिश में समझेंगे तो नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो यहां पे हमने इस चीज को जाना कि नेम ऑफ प्लेस मतलब किसी भी स्थान का नाम, नेम ऑफ पर्सन किसी भी व्यक्ति का नाम, नेम ऑफ थिंग किसी भी वस्तु का नाम जो होता है वो संज्ञा कहलाता है, और संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोला जाता है। तो यहां से हमारा जो पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो समाप्त हो जाता है, जिसको नाउन बोला जाता है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। नाउन से आगे बढ़ते हुए जो हमारा टॉपिक आता है जिसको प्रोनाउन बोला जाता है, प्रोनाउन को हिंदी में स्वर नाम बोला जाता है। तो सबसे पहले आपके लिए जानना आवश्यक है कि ये स्वर नाम क्या होता है। स्वर नाम वे शब्द होते हैं, जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पे हो। आपने ये सीखा कि भाई वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं उन्हें स्वर नाम बोला जाता है। जैसे राम स्कूल गया, आप ध्यान दीजिए, राम स्कूल गया। यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये पता चलेगा इस वाक्य में आपके कितने नाउन है बेटा, कितनी संज्ञा है? 2। कितनी है? 2। एक राम, दूसरा स्कूल। लेकिन इनमें एक प्रमुख संज्ञा है, मेन नाउन है, जो कि राम है। ठीक है, लेकिन अगर ये आ जाता वह स्कूल गया, अच्छा, इस उदाहरण में एक ध्यान और दीजिए बेटा, नाउन कौन कौन से हैं और क्यों है।
ऊपर वाले में नाउन हुआ राम। क्यों? क्योंकि हमने पिछले नाउन की परिभाषा में पढ़ा किसी भी व्यक्ति का नाम, अथवा राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। स्कूल एक स्थान होता है जहां पे पढ़ने के लिए जाया जाता है, इसलिए ये दो आपकी संज्ञा हो जाती है इस वाक्य में। किंतु दूसरे वाक्य में अगर आप ध्यान दें, नाउन के स्थान पे एक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे स्वरनाम बोला जाएगा। स्वरनाम क्यों बोला जाएगा? आपको यहाँ पे संबोधन दिया गया कि एक लड़का है जो एक स्थान पे गया है। कहाँ पे? स्कूल में। कैसे पता चला? अगर लड़की होती तो वह मिलता वह स्कूल गई, लेकिन यहाँ पे क्या मिला है? वह स्कूल गया। यह आपको सिंबल या प्रतीत हो रहा है किसके कारण? क्रिया के कारण। तो स्वरनाम क्या हुए? वे शब्द हुए जिनका हम संज्ञा के स्थान पे प्रयोग करते हैं। इसी बात को हम इंग्लिश में समझेंगे कि स्वरनाम जो होता है उसको प्रोनाउन बोला जाता है। प्रोनाउन की डेफिनेशन कैसे बनेगी? ए वर्ड which we use instead a noun is called pronoun. A word which we use instead a noun is called pronoun. It means a word, एक शब्द या वे शब्द which we use, जिसका हम प्रयोग करते हैं इंस्टेड का मतलब के स्थान पर। किसके स्थान पे? ए नाउन, एक नाउन या संज्ञा के स्थान पे जिसका प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन या स्वरनाम कहा जाता है। जैसे कि आपने इस एग्जांपल में पढ़ा, राम वेंट टू स्कूल और ही वेंट टू स्कूल। आपने इस वाक्य में पढ़ा कि राम जो है वो नाउन है, नेम ऑफ ए पर्सन। सेकंड वाले में राम के स्थान पे ही का प्रयोग किया गया है जो कि स्वरनाम कहलाया। वैसे मैं आपको विस्तृत तौर पे बता दूं, ये वाक्य आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया था, जो कि टॉपिक आपका आगे चलने के बाद, वर्ब के टॉपिक के बाद आएगा। दूसरा वाला वाक्य भी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही दिया था, जिसके कारण दोनों वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे आपके लिए ये जानना जरूरी है कि दोनों वाक्यों में केवल एक ही अंतर है, वो ये है कि पहले वाक्य में नाउन है और दूसरे वाक्य में प्रोनाउन है। इस तरह से आपका जो प्रोनाउन का टॉपिक है वो समाप्त हो जाता है। प्रोनाउन से आगे चल के जो आपका टॉपिक आता है जिसको एडजेक्टिव बोला जाता है। एडजेक्टिव मतलब जिसे विशेषण भी कहा जाता है हिंदी में। विशेषण की बात करें तो विशेष आपको पता चल गया होगा, विशेष क्या होता है? जो प्रमुख होता है या खास होता है। लेकिन विशेषण की जब आप परिभाषा पढ़ोगे या समझोगे तो आपको पता चलेगा कि वो शब्द जो संज्ञा या किसकी स्वरनाम की हमें विशेषता बताए। ध्यान दीजिए, वे शब्द जो हमें संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताए वो शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण कहलाएंगे। वे शब्द जो हमें संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताए वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे राधा अच्छी लड़की है। राधा अच्छी लड़की है। इट मीन्स ये जो अच्छी शब्द है ये विशेषता है किसकी? राधा की। तो ये राधा का क्या हुआ?
विशेषण हुआ, उसके बारे में विशेषता बताई जा रही है। इसको ये अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो एडजेक्टिव क्या होता है? ए वर्ड विच शोज स्पेशलिटी ऑफ नाउन और प्रनाउन। मीन्स एक शब्द जो हमें प्रदर्शित करता है या दिखाता है, क्या प्रदर्शित करता है? स्पेशलिटी। स्पेशलिटी आपको मालूम होगा, कोई विशेषता। किसके बारे में? नाउन संज्ञा के बारे में या स्वरनाम के बारे में। उस शब्द को क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव बोला जाता है। जैसे राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव हुआ। क्यों? ये विशेषता हुई किसकी? राधा की। किसकी विशेषता हुई? राधा की। तो यहाँ पे आपने ये समझा कि जो शब्द हमें क्रिया एवं स्वरनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अथवा एडजेक्टिव बोला जाता है। आगे चलते हुए जो आपका चौथा विषय आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसको वर्ब बोला जाता है। ध्यान दीजिए, आपको ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी जो मूलभूत इंग्लिश होगी वो पूरी इसी टॉपिक पे डिपेंड होती है। क्योंकि वर्ब जो होती है एक सांस होती है, जिस प्रकार से व्यक्ति को सांस लेने की आवश्यकता होती है, टेंस के लिए वैसे ही आवश्यकता होती है किसकी? वर्ब की। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये वर्ब होती क्या है। वर्ब को हिंदी में बोला जाता है क्रिया। वर्ब को हिंदी में बोला जाता है क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए, एक वाक्य देखिए, वह गया, ठीक है, और वह स्कूल गया। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? आप बोलोगे इन दोनों वाक्यों में सिर्फ एक अंतर है। इस वाक्य में स्थान बताया गया है, प्लेस बताई गई है कि वो व्यक्ति कहां पे गया है। ऊपर वाले में ऐसा नहीं है, लेकिन वो फिर भी वाक्य है। क्यों? क्योंकि उसमें वाक्य के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है वो चीज दी गई है। लेकिन अगर हम उस चीज को हटा लें तो वो वाक्य नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्रिया जो थी उसको हटा लिया गया है। और क्रिया क्या होती है? एक शब्द जिससे हमें पता चले कोई कार्य हुआ है। मतलब वह गया, आपको नहीं पता ये वह कौन है, आपको ये भी नहीं पता कि वो कहां गया है, लेकिन आपको एक चीज का पता है कि वह किसी व्यक्ति का नाम है। और ये वह जो है स्त्री नहीं बल्कि पुरुष है। किसके कारण? क्रिया के कारण। अगर ये वह स्त्री होती तो क्रिया यहाँ पे गई मिलती। अगर यहाँ पे क्रिया वह पुरुष है जिसके कारण क्रिया यहाँ पे गया है। तो वर्ब या क्रिया वह शब्द होता है जिससे हमें पता चलता है कोई कार्य घटित हो रहा है। इंग्लिश में अगर इसको समझा जाए तो इसको वर्ब बोला जाता है। वर्ब मीन्स ए वर्ड विच शोज सम एक्शन। ए वर्ड विच शोज सम एक्शन। Some action is called verb. आप लोगों ने फिल्म देखी होंगी, फिल्मों की जो शूटिंग होती है उसमें डायरेक्टर कुछ चीजें बोलता है, लाइट्स कैमरा एक्शन। एक्शन मीन्स एक्ट काम वर्क, जो भी कार्य है उसको शुरू किया जाए। तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन क्या बनी? ए वर्ड विच शोज, एक शब्द जो हमें दिखाता है क्या? सम एक्शन। एक्शन मीन्स कि कोई कार्य या कुछ काम हुआ है, उसे बोला जाता है क्या? वर्ब बोला जाता है। जैसे
शी इज गोइंग टू टेम्पल, शी इज गोइंग टू टेम्पल। आप एक बात पे ध्यान देना, आपको इस एक एग्जाम्पल से मैं दो दो चीजें समझाने जा रहा हूं। पहली बात तो ये कि ये जो वर्ब होती है इसके प्रकार होते हैं कितने? दो। कितने प्रकार होते हैं? दो। जिस विद्यार्थी ने इन दो प्रकारों को समझ लिया वो कभी भी वर्ब के या टेंस के विषय को भूल नहीं सकता है। जब हम बात करते हैं वर्ब के बारे में या वर्ब के प्रकार के बारे में, तो वर्ब आपकी दो प्रकार की होती है। सबसे पहली वर्ब जो होती है जिसको डेफिनेट वर्ब बोला जाता है। ध्यान दीजिए, वर्ब के टॉपिक को करते समय, वर्ब के विषय को समझाते हुए आपको एक चीज समझनी है कि आधा हिस्सा हम टेंस का भी साथ लेके चलेंगे ताकि आपको पता चले किस स्थिति में कौन सी वर्ब का प्रयोग होता है। सबसे पहले जो वर्ब आती है वो होती है डेफिनेट वर्ब। दूसरी जो होती है जिसको इनडेफिनेट वर्ब बोला जाता है। सबसे पहले आपको इन दोनों वर्बों का अंतर समझना है। डेफिनेट वर्ब क्या होती है और इनडेफिनेट वर्ब क्या होती है। डेफिनेट वर्ब स्थायी क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जो किसी भी परिस्थिति में बदलती नहीं है। परिस्थिति का क्या मतलब हुआ? चाहे वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे वाक्य पास्ट टेंस में हो, चाहे वाक्य फ्यूचर टेंस में हो, वर्ब जो है वही रहेगी, किसी परिस्थिति में बदलेगी नहीं। किंतु इंडेफिनेट वर्ब जो होती है वो टेंस के अकॉर्डिंग बदलती है। एक इस चीज को समझने के लिए एक उदाहरण देखिए, जैसे आपके सामने है, शी इज गोइंग टू टेम्पल, शी इज गोइंग टू टेम्पल। अब इस वाक्य में क्या क्या है, पहले तो आप ये समझिए इस वाक्य में क्या क्या है। क्या है भाई? शी क्या हो गया आपका? प्रोनाउन। शी क्या हो गया भाई? प्रोनाउन। ओके। इज क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। इज क्या हुई आपकी? हेल्पिंग वर्ब। और आपको एक चीज बता दूं, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसी को बोला जाता है क्या? इनडेफिनेट वर्ब। इनडेफिनेट वर्ब। ये क्या हुई आपकी? डेफिनेट वर्ब। कैसे पता चला आपको डेफिनेट वर्ब? कि भाई आईएनजी का प्रयोग किया गया है किसके साथ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई आपकी? गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई आपकी? गो। वो कैसी है? डेफिनेट वर्ब है। कहने का क्या मतलब है, अगर ये वाक्य आपको पास्ट में दिया है तो भी गो की ही फॉर्म लगेगी, फ्यूचर में दिया होगा तो भी गो की ही फॉर्म लगेगी। दैट में बी वेंट, दैट में बी गॉन, लेकिन फॉर्म किसकी होगी? केवल गो की ही होगी। क्यों? क्योंकि गो जो है वो डेफिनेट वर्ब है। किंतु अच्छा, इसको आगे लेते हुए ये होगी आपकी डेफिनेट वर्ब। टू क्या हुई? आपकी प्रीपोजिशन, क्योंकि एक स्थान का उल्लेख किया गया है। अच्छा, टेम्पल ये हो गया आपका नाउन। पूजा करने के लिए कहां पे जाते हैं? टेम्पल में जाया जाता है। तो यहां पे आपने ये समझा कि वर्ब का टॉपिक, कि वर्ब क्या होता है? नेम ए वर्ड विच शोज सम एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। इसके अलावा वर्ब आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डेफिनेट वर्ब और इनडेफिनेट वर्ब। और डेफिनेट वर्ब आपको एक चीज और बता दूं छोटी सी, कि भाई जब हमें इनडेफिनेट वर्ब दी जाती है या मेन वर्ब दी जाती है, मेन वर्ब दी जाए या डेफिनेट वर्ब दी जाए, तो हेल्पिंग वर्ब रहती है। किंतु अगर डेफिनेट वर्ब न हो तो हेल्पिंग वर्ब को डेफिनेट वर्ब माना जाता है। जैसे ये आपके सामने सेंटेंस था, शी इज गोइंग टू टेम्पल, लेकिन अगर ये आ जाता दिस इज टेम्पल, दिस इज टेम्पल, आपसे कोई पूछे कि इसमें वर्ब कहां पर है, तो आप क्या बताओगे? इसमें वर्ब इज है। क्यों?
क्योंकि इसमें मेन वर्ब को नहीं दिया गया है। यही इस विषय के साथ मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक को अधूरा रखता हूं। इससे आगे हम अगले पीरियड में करेंगे, क्योंकि मैंने इन टॉपिक्स को सभी बच्चों को मद्देनजर रखते हुए जो फर्स्ट से लेके +2 तक के हैं, छोटे बच्चों को थोड़ा कराना पड़ता है, जिसके कारण इस विषय को मैं यहीं पे बंद कर रहा हूं। वर्ब से आगे जो हमारा टॉपिक है, पिछली चीजों को रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूर्ण करेंगे, फिर पंचुएशन इत्यादि करते हुए वर्ब तक टेंस तक पहुंचेंगे और आगे ग्रामर में बढ़ते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि जो विषय मैंने आपको पढ़ाए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 4-5 पार्ट आपको कराए हैं, समझ में आए होंगे। कृपया करके जो कमेंट्स हों वो इनबॉक्स में लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने व्यू देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।